नमस्कार दोस्तों मैं विजय एक बार फिर आपका हिस्ट्री विद युवा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज एक और नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम बात करेंगे बहुमत की तानाशाही या डिक्टेटरशिप ऑफ मेजोरिटी पर। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर मोदी जी के गवर्नमेंट में आप हैं और आप अगर इस चीज को नहीं समझते हैं, बहुमत की तानाशाही अभी लिखूंगा, तो मुझे लगता है कि फिर जीवन थोड़ा अधूरा सा है। अगर इसको समझ लेंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। आप सोचेंगे कि वाह क्या बात है, आज क्या बता दिया विजय भाई तुमने। तो बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत मजा आएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बहुमत क्या है, उसकी तानाशाही क्या है, समाज के कंटेक्स्ट में इसका क्या मतलब है, और राजनीति में बहुमत की तानाशाही का क्या मतलब है, इनमें संबंध क्या है, कोरिलेशन है या नहीं है, इस सबको समझेंगे। बहुत मजा आएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। बहुमत की तानाशाही, ये बहू वो वाली बहू नहीं है जो घर में है कि उसके मत की तानाशाही। गलत मतलब बहुत निकाला जाता है हमारे समाज में। यह है बहुमत की तानाशाही, या फिर इंग्लिश में हम इसे डिक्टेटरशिप ऑफ मेजोरिटी कह सकते हैं। मैं लिख नहीं रहा हूं, पेन खत्म होने वाला है क्योंकि। ठीक है, तो समझते हैं क्या है ये। देखो, तानाशाही का मतलब आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तानाशाही का सीधा सा मतलब ये है कि आपके इच्छा के विरुद्ध आपके ऊपर कोई चीज थोप दी जाती है, उसको हम कहते हैं तानाशाही। या आप किसी चीज के लिए रेडी नहीं है, जैसे बहुत होता है आपके साथ। आप कॉलेज में साइंस नहीं लेना चाहते थे, लेकिन टीचर ने कहा आपके 98.888 परसेंटेज हैं, तुम्हें तो मैथ्स पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, तो आपके ऊपर बहुत बार तानाशाही थोप दी जाती है। बहुमत क्या है, ये मेन मुद्दा है। समाज में बहुमत क्या है और राजनीति में क्या है, इसको समझते हैं। पहले मैं समाज की बात कर लूं आपके साथ कि समाज में तानाशाही क्या है। सोसाइटी में, सोसाइटी में अगर हम बहुमत की बात करें तो सीधा सा मतलब ये है इसका कि एक वर्ग ऐसा है जो संख्या में किसी एक और वर्ग से बहुत ज्यादा है। जैसे अगर हम बात कर लें हिंदू कम्युनिटी की, तो हिंदू मेजोरिटी में है इंडिया में। और अगर हम इस्लाम की बात कर लें, बुद्ध की बात कर लें, जैनिज्म की बात कर लें, ईसाइयत की बात कर लें, तो ये लोग इसके मामले में बहुत नीचे हैं। इनकी संख्या कम है मेजोरिटी के मामले में। मान लीजिए कि हिंदू चाहे कि एक नियम बन जाए कि हिंदू राष्ट्र बन जाए, तो हो सकता है वो इन बाकी कम्युनिटीज के लिए तानाशाही हो, इन्हें ऐसा लग सकता है, और इसे हम समाज में बहुमत की तानाशाही कह सकते हैं। लेकिन राजनीति में इसका थोड़ा सा मामला अलग है, और वही बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, उसी को समझना है। क्योंकि ये चीज जो है सरकार से रिलेटेड है, और अंबेडकर साहब ने इस पर बहुत सारे विचार रखे थे अपने, कि संघीय शासन व्यवस्था में कैसे तानाशाही हो सकती है। ठीक, समझते हैं। हम दुनिया के बहुत सारे देश हैं जिनका उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम भारत में रहते हैं, इसलिए हम भारत में बहुमत की तानाशाही पर बात करेंगे। भारत का एग्जाम्पल लेंगे, भारत की लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, भारत के राज्यों का एग्जाम्पल लेंगे, और उससे समझेंगे कि बहुमत की तानाशाही और बहुमत क्या है। ठीक है, देखो, हम बात करें हमारे देश की, तो देश में है हमारे संघीय शासन व्यवस्था। हमारे देश में फेडरल सिस्टम है, एक संघ शासन करता है, जिसे भारत संघ कह सकते हैं आप। लेकिन इस पर बहुत सारी डिबेट्स हैं। हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि हमारा जो संविधान है वो संघीय है, या फिर हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि एकात्मक है। अंबेडकर साहब इस पर कहते हैं कि आप सिचुएशन के हिसाब से इसको एकात्मक या फिर संघीय दोनों मान सकते हैं। ठीक, तो हमारे देश में, भारत में क्या है, संघीय शासन व्यवस्था है। और क्योंकि हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे, ब्रिटेन के गुलाम थे, तो और उसका बहुत ज्यादा प्रभाव था। लेकिन ब्रिटेन की तरह संघीय शासन व्यवस्था हमारे देश की नहीं है, बहुत अलग है, बहुत सारे मामलों में अलग है हमारे देश का शासन प्रशासन। ठीक, अब यहां पर बहुमत की तानाशाही क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ केंद्र है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, और राज्यों में भी गवर्नमेंट है। ठीक है, हम इसे स्टेट गवर्नमेंट कह सकते हैं। हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, राज्यों में भी गवर्नमेंट है। और क्योंकि भारत बहुत सारे राज्यों से मिलकर
बनता है, बहुत सारे राज्यों का एक समूह है, एक संघ है, इसलिए कभी कभी राज्यों का संघ भी हम हमारे भारत के संविधान को कह देते हैं कि भारत का संविधान राज्यों का संघ है। राज्य में भी एक गवर्नमेंट है, केंद्र में भी एक गवर्नमेंट है, और ये सारे लोग मिलकर देश को चलाते हैं। ठीक। अब केंद्र में सरकार है, राज्यों में भी सरकार है। और अगर हम बात करें वर्तमान की, कि लोकसभा में सीटें हैं 545 समथिंग। ठीक है। कभी कभी आपको 543 देखने को मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको 542 देखने को मिल जाएगा, इसका तो मुझे नहीं पता। ये है एंग्लो इंडियन को हटा दें अगर हम, तो 543 सदस्य होते हैं लोकसभा में, एंग्लो इंडियन के साथ 545। राज्यसभा की अगर हम बात कर लें तो 245 सीटें हैं। ठीक। और अगर हम राज्यों की बात कर लें, स्टेट्स की बात कर लें, तो हमारे पास 29 स्टेट्स हैं, जिसमें बहुत सारी पार्टीज हैं, उनका अलग अलग शासन है। ठीक। अब मान लीजिए कि एक बीजेपी है, हम मानकर चल रहे हैं, कांग्रेस है, ठीक है, हमारे पास डीएमके है, और हमारे पास बीएसपी है, एएसपी है, हमारे पास आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, बहुत सारी पार्टीज हैं, हमारे पास आम आदमी पार्टी है, ये सारी पार्टियां हैं। मान लीजिए कि बीजेपी के पास लोकसभा में 303 सीटें हैं, जबकि है, मानना क्या है इसमें, अगर अलायंस की बात करें तो अलायंस को मिलाकर सीटें और बढ़ जाती हैं। कांग्रेस के पास एक सीट है, डीएमके के पास वाई है, इनके पास जेड है, लोकसभा में कुछ भी हो सकती है। तो लोकसभा में 303 सीटें हो गई। ठीक है, लोकसभा में 303 प्लस अगर हम राज्यसभा की बात करें तो मान लीजिए कि 140 सीटें बीजेपी के पास, ये मानकर चल रहे हैं हम। ठीक, हम समझ रहे हैं कि बहुमत क्या है, बहुमत क्या होता है, इसको समझ रहे हैं अभी हम थोड़ा सा। इसके बाद हम बात कर लें कि स्टेट्स हैं जो हमारे, तो 29 में से 15 स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट है। यह है पूर्ण बहुमत, यह है केवल बहुमत, और यह है पूर्ण बहुमत। देखो बहुमत क्या है, बहुमत की तानाशाही क्या है, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम हमारे देश की बात कर रहे हैं, क्योंकि तो हम भारत में कानून कैसे बनता है, संसद कैसे विधेयक को पास करती है, बिल को कैसे मैनेज करती है, उसको समझ लेते हैं तो और अच्छे से बहुमत और बहुमत की तानाशाही क्या है ये हम समझ सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, इसको समझो। देखो बहुत लंबी प्रोसेस होती है कानून बनाने की या फिर बिल पास करने की, तो उसको हम किसी दिन अलग क्लास में बहुत डिटेल में समझेंगे, आज मोटा मोटे तरीके से समझते हैं। ठीक। देखो कानून बनाने की बात करें हम, क्योंकि तानाशाही तो सरकार इसी से कर सकती है ना, भारत में बात कर रहे हैं, तो आप लोकसभा में या फिर राज्यसभा में बिल्कुल ला सकते हो, विधेयक पास कर रहे हो या कानून बनाना चाह रहे हो तो आप ला सकते हो। जैसे जम्मू कश्मीर के लिए बिल आया था कि धारा 370 हटानी है, तो वो पहले राज्यसभा में लाया गया था, जो विधेयक लाया गया था। ठीक। तो लोकसभा राज्यसभा दोनों में ला सकते हो। दूसरी बात, गैर सरकारी और सरकारी दोनों प्रकार के विधेयक हो सकते हैं, सरकारी सदस्य भी ला सकता है और गैर सरकारी सदस्य भी ला सकता है, जैसा भी लाए भी थे एक बार। इसके बाद हम बात करें तो साधारण बहुमत से कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो साधारण बहुमत से पारित हो जाते हैं, और कुछ होते हैं विशेष बहुमत वाले विधेयक, और ये फिक्स हैं। जैसे कि हम अगर वित्त और धन विधेयक की बात करें तो ये केवल लोकसभा में लाए जा सकते हैं, और इन्हें 66% से ही पास करने का, आमतौर पर 66%, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाए कि भाई 51 से ही पास करना पड़ रहा है, मान लो कि संसद के इतने ही सदस्य नहीं आए कि 66% बहुमत मिल जाए, तो जितने हैं उसके हिसाब से भी कभी कभी मैनेज कर सकते हैं, बहुत रेयर कंडीशंस में ऐसा हो सकता है। ठीक। तो जो साधारण विधेयक हैं वो 51% से पास हो जाते हैं, यानी कि संसद में जिस दिन कोई विधेयक आया है या कानून बनाना है, उस दिन जो उपस्थित सदस्य हैं, उपस्थित सदस्य का 51%, ये किसके लिए है, साधारण विधेयक के लिए। विशेष के लिए कितना चाहिए, उपस्थित सदस्य का 66% या फिर 2/3, 2/3। ठीक। अब मान लो कि
यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सरकार एक बिल लाना चाहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आज से सेंट्रल गवर्नमेंट लागू कर रही है पूरे भारत में। अब हमने एक उदाहरण लेकर चले थे कि भाई 303 बीजेपी की सीटें हैं लोकसभा में और राज्यसभा में है 140 प्लस 15 स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट्स है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स कितनी है? 15 है। 15 जगह राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट्स, ये मान के चल रहे हैं हम। ये 100% हो ये जरूरी नहीं है, केवल मान के चल रहे हैं कि इतनी सीटें हैं बीजेपी के पास। अब देखो, मान लो जिस दिन विधेयक पारित करना है तो लोकसभा के सदस्यों की बात कर ले कि लोकसभा में विधेयक लाया गया है, तो लोकसभा में 300 मेंबर्स आए हुए हैं और क्योंकि सरकारी है विधेयक तो सरकार के तो पूरे सदस्य आएंगे, पूरे 303, और मान लो कि 300 आए हैं। अब साधारण बहुमत से विधेयक पारित होता है, मान के चलना है कि साधारण बहुमत से कोई विधेयक पास हो रहा है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, तो साधारण बहुमत के लिए हमको कितने परसेंटेज वोट चाहिए कि बिल पास हो जाए? चाहिए हमें 51%। तो आप इसका 51% निकालो, 0 से 0 ये गया, ये हो जाएगा 3 एक कम 3, 3 पंजे 15, यानी कि 153 सदस्य अगर बिल को सहमति दे देते हैं। मान लो 300 में से 153 सदस्य बिल को सहमति दे देते हैं, बेंच को ठोक देते हैं या फिर बटन दबा देते हैं, तो बिल मतलब पास हो गया। अब देखो 153 सदस्य चाहिए जबकि गए टोटल बीजेपी के 300 हैं, तो ये तो बहुमत है ना लोकसभा में। इनको जरूरत है कि विपक्ष भी इनका साथ दे। भाई 300 में से आपको 153 तो सदस्य चाहिए, इनके पास तो कितने सारे हैं। ठीक है, इसीलिए लोकसभा में बिल आराम से पास हो जाएगा। अब बात कर लें हम राज्यसभा में बिल पेश करना है, तो राज्यसभा में बिल पेश करने के लिए मान लो जिस दिन सत्र लगा है और बिल पेश करना है, तो भाई संसद में बीजेपी के 140 मेंबर्स हैं। ठीक है, टोटल होते हैं 245, तो 140 टोटल चले गए और आपको 51% चाहिए, तो 0 से ये 0 गया, 2 से इसको काट दो आप तो ये हो जाएगा 7, 2 से इसको काट दोगे 5, 5 से ये मान लो 10 बार गया तो ये 70, ज़्यादा से ज़्यादा 75 मान लो। इतने सदस्य अगर बिल को सहमति दे देते हैं, बेंच ठोक देते हैं या फिर बटन दबा देते हैं, तो राज्यसभा में भी बिल पास हो जाएगा। तो देखो आराम से बिल पास हो रहा है। 140 गए और 140 के 40 किसके हैं? बीजेपी के हैं, और चाहिए कितने? 75, तो भी आराम से बिल पास हो रहा है। मान लो कि 200 चले गए, तो भाई 200 का भी तो 51% चाहिए, 0 0 ये गया, ये हो गए कितने? 102, तब भी आराम से बिल पास हो जाएगा। इसीलिए इसे कहते हैं कि बहुमत वाली सरकार है। हमको चाहिए इतने और हमारे पास इससे दुगने हैं। ठीक है, लोकसभा में हमको चाहिए कितने? हमको चाहिए, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, लोकसभा का निकाला था मैंने, ये हमको चाहिए 153 और हमारे पास तो इससे दुगने हैं, तो आराम से आपका बिल पास हो जाएगा। इसीलिए इसको बहुमत वाली सरकार कहते हैं। बहुमत वाली सरकार का सीधा सा मतलब ये है कि सरकार को विपक्ष के वोट की जरूरत नहीं है, सरकार अपने ही सदस्यों से पूछताछ करे बिना या फिर पूछताछ करके सलाह मशवरा करके आराम से बिल पास कर सकती है। और एक लीडर का मन हो रहा है कि हिंदू राष्ट्र बना दो, मान लो मोदी जी का मन हो जाए कि हिंदू राष्ट्र बनाना है देश को, तो फिर आराम से मोदी जी अकेले बैठ के बिल पास करवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन क्योंकि संविधान का मूल ढांचा ये कहता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष होगा, तो इस पर डिबेट्स हो सकती हैं कि भारत को एक धर्म प्रधान राष्ट्र बनाया जा सकता है या नहीं। 545 सीटों में से अगर आप 2 से डिवाइड कर दो तो आपको 272.5 इतनी कुछ सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। लेकिन ये बहुमत की सरकार नहीं है, ये केवल एक नॉर्मल सरकार है। इसकी इतनी चलेगी नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में जितनी की इन लोगों की चलेगी। और अगर इनके पास ये भी है ये भी है तो फिर इनकी तो बात ही अलग हो गई, फिर ये क्या क्या कर सकते हैं। यही है बहुमत की तानाशाही। अब ये जो नियम बनाएंगे ये अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि विपक्ष यहाँ पर मरा हुआ सा है, विपक्ष की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि पूरी जो सीटें हैं और विधेयक पारित करने के लिए, नियम कानून अधिनियम बनाने के लिए जो बहुमत चाहिए, चाहे हम साधारण की बात करें या फिर हम विशेष बहुमत की बात करें, तो
सब तो है एक पार्टी के पास, उसे विपक्ष की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इस कंटेक्स्ट में देखें हम, तो यहां पर विपक्ष की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 273 सीट्स हैं तो आप सरकार बना सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, केंद्र में। लेकिन लेकिन आपके पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है, आपके पास स्टेट्स में बहुमत नहीं है, तो आप अपने मन के मुताबिक कोई भी विधेयक पारित नहीं कर सकते, आप अपने मन के मुताबिक कोई नियम अधिनियम नहीं बना सकते। और यही 273 वाली गवर्नमेंट की बहुत बड़ी विडंबना होती है। इनकी विडंबना यह है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, इनकी विडंबना यह है कि ये विपक्ष पर निर्भर हो जाते हैं। ये होता है बहुमत। ये केवल बहुमत है राज्य प्लस राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों में आपके पास अच्छे खासे सदस्य हैं तो आप कह सकते हैं कि पूर्ण बहुमत में सरकार है। इस समय बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार है। आगे समझो तानाशाही कैसे हो सकती है। मान लो कि बीजेपी एक ऐसा कानून बनाना चाहे, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर हम बात कर लें, जो अभी उत्तराखंड में पारित हुआ है, देश का पहला राज्य है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया, पारित किया है, अभी लागू नहीं हुआ है। तो उस पर कितनी सारी डिबेट्स हुई, कितने सारे दंगे हुए। वो क्यों हुए? क्योंकि जो बाकी कम्युनिटीज हैं उनके सामाजिक नियम अलग है, उनकी नैतिक व्यवस्थाएं अलग है, उनके धार्मिक और सांस्कृतिक जो विचार है वो अलग हैं। और यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि सबके लिए समानता हो, सबके लिए समान नियम हो, सबके लिए समान कानून हो, सबकी समान सजाएं हो अगर कोई अपराध करता है। तो जो पर्सनल लॉस थे वो खत्म करता है कौन? यूनिफॉर्म सिविल कोड। वो लागू करना भी जरूरी है। लेकिन बहुमत की तानाशाही यही है कि बहुमत में सरकार आने के बाद उसे समाज के लोगों पर थोप रही है, जबकि हमारा लोकतंत्र ये कहता है कि जब तक जनता इस बात से खुश नहीं है कि कोई नियम या अधिनियम उनके लिए लाभकारी है या फिर हानिकारक है, इस बात से अगर वो खुश नहीं है तो आप नियम नहीं बना सकते। और नियम आप बना रहे हो तो फिर वो आप थोप रहे हो, और यही बहुमत की तानाशाही की अगर बात करें तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का जो शासनकाल था उसे इस बात का गवाह माना जाता है। और कैसे माना जाता है ये समझो। देखो, ये तो आपको समझ आ गया होगा कि तानाशाही क्या है, बहुमत की समाज में क्या है, राजनीति में क्या है। ये मोटा मोटा हिसाब है। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को ये बात समझनी चाहिए कि बहुमत की तानाशाही या डिक्टेटरशिप ऑफ मेजोरिटी राजनीति के और समाज के कंटेक्स्ट में क्या हो सकती है। अगर अब हम बात करें कि इंदिरा गांधी के समय, सुश्री इंदिरा गांधी जो हमारे भारत की पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, तो इंदिरा गांधी जी का जो शासनकाल था इसमें एक डिबेट बहुत ज्यादा हुई। वो थी सीजेआई की नियुक्ति से संबंधित कि भाई आप किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाना चाहते हो। हम देखें कि 1950 से 1973 तक एक प्रथा शुरू हो गई थी कि भाई जो सबसे वरिष्ठ होते हैं कार्यों में उन्हें आप भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करोगे। लेकिन 1973 में एएन रॉय को 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों से ऊपर जूनियर होते हुए इंदिरा गांधी की सरकार में क्या बना दिया गया? मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। इसे उस समय संविधान की हत्या कहा गया। जैसे अभी चंडीगढ़ मामला आपने देखा होगा कि चंडीगढ़ में कैसे मेयर का चुनाव हो रहा था और उसमें धांधली हुई, खुल्लम खुल्ला धांधली हुई, लेकिन सरकार इस पर चुप है। क्यों? क्योंकि सरकार ने ही करवाया होगा ये, और बहुमत की सरकार है। फिर तो बहुमत की सरकार की तानाशाही हम पढ़ ही रहे हैं कि ये क्या है। ठीक, तो एएन रॉय को 1973 में 3 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हुए उनसे ऊपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया गया। यही काम 1977 में, मुझे जहां तक याद है, कुछ बेग करके एक इस्लामिक जो सीजे आए थे उन्हें बनाया गया था। लेकिन 1993 में ये कहा गया कि भाई जो वरिष्ठ हैं उन्हीं को न्यायाधीश बनाया जाएगा, और ये सुप्रीम कोर्ट ने निश्चिंत कर दिया। देखो, इसको हम कह नहीं सकते। जैसे अगर हम बात करें कि भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो ये लोकसभा का
जो मेंबर होता है आमतौर पर वो भारत का प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दोनों ऐसे प्रधानमंत्री थे जो राज्यसभा के सदस्य थे। और संविधान में ये कहीं लिखा नहीं है कि लोकसभा का व्यक्ति ही बनेगा, आमतौर पर लोकसभा का व्यक्ति बनता है। ये प्रथा व्यवहार में चली आ रही थी, उसको इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने तोड़ दिया, इसलिए उन्हें तानाशाह कहा जाता है। और बहुमत की तानाशाही का एक उदाहरण मान लिया जाता है। तो एक ये उदाहरण है। मैंने इसे सोचा था कि किसी दिन बहुत डिटेल में समझेंगे कि कैसे क्या क्या हुआ था, लेकिन ये एक मोटा मोटा सा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि बहुमत की तानाशाही सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंची थी। ठीक, लेकिन 1993 में ये विवाद खत्म हो गया। इसके बाद अगर हम 2014 की बात करें तो 2014 में एक कानून लाया गया और 99 में संविधान संशोधन भी किया गया था। ठीक है, एक कमिटमेंट किया गया था हमारे संविधान में और एक प्रणाली लाई गई थी जिसे एनजेएसी, इसे कहा जाता है नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन। जो हमारे चीफ जस्टिस होते हैं और न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति से संबंधित जो पहले कॉलेजियन प्रणाली थी उसको हटाकर इसे लाया गया था। लेकिन हमारे भारत के जो सीजे आए थे उनको 2015 में ऐसा लगा कि नहीं यार, ये असंवैधानिक है, ये जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसमें हस्तक्षेप कर रहा है और इस हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार है उसको कम कर रहा है। तो उन्होंने इसको रद्द कर दिया दोनों को। ये होती पावर सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ गया, उसको लगा कि गलत है, ऐसे फाड़ के फेंक देगा, फाड़ के फेंका था इसको। ठीक, तो ये थी बहुमत की तानाशाही और उसका एक उदाहरण है। अभी वर्तमान में अगर जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड सरकार लागू करना चाहे तो लागू करना कितना सही है कितना गलत है उस पर बहुत सारी कमेटीज बनाई जा रही है और बहुत सारे ऐसे सर्वे करवाए जा रहे हैं कि जनता से पूछो कि क्या सही है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दें। ठीक, तो ये होती बहुमत की तानाशाही। ये तानाशाही किसके टाइम पर, अगर आप ब्रिटेन में देखें तो हिटलर के टाइम पर आई, फ्रेजर के टाइम पर आई, भारत में इंदिरा गांधी राजीव गांधी के टाइम पर आई, और अभी वर्तमान सरकार के बारे में तो मैं बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन तानाशाही मोदी जी का भी काफी हद तक एक उनके शासन का हिस्सा है। बहुत सोच समझ कर तानाशाही करते हैं वो, क्योंकि उनका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत तेज काम करता है। ठीक, तो ये थी बहुमत की तानाशाही राजनीति में। उम्मीद करता हूं आपको बहुत मजा आया होगा समझने में। मैंने मैंने आपको समझाने में बहुत कोशिश की है, आपको समझ आया होगा कि तानाशाही क्या है। सीधा सीधा मतलब ये है कि बहुमत की तानाशाही उस तानाशाही को कहते हैं जब एक सरकार पूर्ण बहुमत से किसी गवर्नमेंट में आ जाए, चाहे अगर हम राज्य की बात कर लें या फिर सेंट्रल की बात कर लें, और अपने मन मुताबिक नियम कानून बनाने लगे। क्योंकि विपक्ष तो है ही नहीं, राज्यसभा में उनका बहुमत है ही नहीं, लोकसभा में बहुमत है ही नहीं, राज्य विधानमंडल में उनका बहुमत है ही नहीं। किसका? विपक्ष का। तो भाई विपक्ष कैसे हस्तक्षेप करे? अब सरकार का जो मन है वो वैसे कानून बनाए। जैसे उत्तराखंड में यूसीसी को थोप दिया गया, उसी से तो दंगे हो रहे हैं। ठीक, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। बहुत मेहनत लगती है यार, बहुत बहुत महीनों तक पढ़ना पड़ता है, उसके बाद मैं आपको कुछ समझा पाता हूँ। मिलते हैं।